हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस विद अजय सर के साथ। तो दोस्तों मैं बता दूं, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं यानी कि जो आपका देख रहे हैं यहाँ पर फिजिक्स यानी कि भौतिकी जो है आपका क्लास 12 यानी कि 12वीं क्लास का जो आपका या वीडियो नंबर पार्ट 2 है। यानी कि आपका क्या है, फिजिक्स यानी कि आपका रे ऑप्टिक्स। चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स यानी कि किरण प्रकाश के। यहाँ से आप देख सकते हैं यानी कि रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाश की क्लास 12 12वीं क्लास का पार्ट 1 मैंने इसका वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। ये जो वीडियो है वीडियो नंबर पार्ट 2 है। यदि आप इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर पार्ट 1 जरूर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। इससे ज़्यादा मतलब उसको देखकर इसको देखिएगा, इस पार्ट 2 को, तो इसका सबसे बेहतर समझ में आएगा, सबसे ज़्यादा समझ में आएगा। यदि नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर आप जरूर जाकर देखें। दोस्तों मैं बता दूं, मैं इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, एक टॉपिक लिया हूँ ऑप्टिक्स का, गोलीय दर्पण यानी कि दर्पण के बारे में हम लोग इस वीडियो में समाप्त करेंगे। यानी कि वीडियो नंबर 2 यानी पार्ट 2 में हम लोग दर्पण को अच्छी तरह से समझेंगे। प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि किसी भी दर्पण से कोई भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में 12वीं क्लास में, दर्पण से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इस वीडियो को देख लेने के बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, शुरू से अंत तक बने रहेगा। एक एक डाउट क्लियर करूंगा और एक एक प्रॉब्लम क्या आता है वो मैं क्लियर करूंगा, और एक एक प्रश्न कैसे पूछा जाता है, क्या तरीका होता है इसको पूछने का, सारे डाउट को क्लियर करूंगा। चाहे क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो चाहे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो, सबका सब मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में। शॉर्टकट में रिविजन करूंगा मैं, आप देखते रहिए। मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण यानी गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण कितने होता है? 2 गोलीय दर्पण होते हैं। एक होता है मतलब अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। और जो एक समतल दर्पण के हम लोग पार्ट 1 के मतलब इसका जो गोलीय जो आपका रे ऑप्टिक्स है पार्ट 1, जो आपका पार्ट 1 है उसमें हम लोग देख चुके हैं, उसमें पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, गोलीय दर्पण के 2 पार्ट होते हैं यानी कि अवतल दर्पण है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का चित्र कैसा होता है, उत्तल दर्पण का चित्र कैसा है, मैंने यहाँ पर बना दिया हूँ और इसके बारे में फुल डिटेल्स करूंगा, आप देखते रहिएगा। यानी कि हम लोग ये जो है अवतल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर इंग्लिश में बोलेंगे, उत्तल दर्पण को इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण को कॉन्केव मिरर, उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर। देखिए जो होता है ऐसे होता है, अवतल दर्पण आपका कैसा होता है, ऐसे होता है, और उत्तल दर्पण कैसे होता है, ऐसा होता है। अवतल दर्पण में देखिएगा जो भाग उठा हुआ है उधर से कलई किया जाता है यानी कि रंगा जाता है, और उत्तल दर्पण में जो अंदर से धंसा हुआ तो अंदर की तरफ से कलई किया जाता है, देख रहे हैं। यानी कि आपका अवतल दर्पण हो गया या आपका उत्तल दर्पण हो गया। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या चीज होता है। देखिए इसमें होता क्या है ना, ये आपका अवतल दर्पण है। ऐसे क्या होता है, इसमें ऐसे प्रकाश आता है और इधर से टकराकर इधर इस दर्पण से टकराकर इधर निकल जाता है, फिर इधर से प्रकाश जब भेजेंगे दर्पण से टकराकर इधर चला जाएगा, यानी कि यह बिंदु पर कटान करेगा। नहीं जो जब इस यह बिंदु पर कटान करेगा मतलब ये एरो के चिन्ह दिखा दे रहे, इधर से आया प्रकाश, इधर टकराकर इधर निकल गया, इधर निकल गया मतलब इधर निकल गया। फिर जब इस प्रकार को इधर भेजे हम इस प्रकाश को, इधर टकराया यहाँ पर, फिर इधर निकल गया, फिर इधर निकल गया मतलब इधर निकल गया। मतलब यहाँ से हम बता रहे हैं कि प्रकाश इधर से आया और इधर निकल गया, फिर इधर प्रकाश दिए तो दर्पण से टकराकर इधर निकल गया। जो इस बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस, यानी कि एफ से सूचित करते हैं। एफ क्या है, फोकस बिंदु, मतलब फोकस बिंदु है। और इसी में जो दर्पण होता है वहाँ पे मतलब इस दर्पण में इसको हम लोग कैसे सूचित करते हैं, ओ से। ओ क्या है, ध्रुव है, यानी कि दर्पण का ध्रुव क्या है, यहाँ पर होता है। दर्पण का ध्रुव कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। दर्पण को ध्रुव से क्या चीज़ सूचित करते हैं हम लोग, ओ से सूचित करते हैं। अब देखते हैं आपका ये गया एफ, ए वाला। यहाँ पे क्या होता है, सी, यहाँ पे क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, वक्ता केंद्र, यानी कि दर्पण का जो भी केंद्र होता है सेंटर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्ता केंद्र, यानी कि उसको हम लोग सी से सूचित करते हैं। आइए देखते हैं जो सी होता है मतलब कि, और देखते हैं ओ और मतलब ओ और एफ के बीच का क्या होता है, दूरी होता है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एफ होता है, क्या होता है, एफ होता है। हम थोड़ा सा अलग मार्कर से लिखते हैं, यानी कि ओ और ए, ओ मतलब ओ और एफ के जो बीच की दूरी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एफ। क्या बोलते हैं हम लोग, एफ बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एफ। एफ देख रहे हैं यहाँ पर, एफ को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। यानी ओ से लेकर एफ तक जाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, फोकस दूरी। और वही हम लोग यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हम लोग
यानी सी से लेकर ओ तक जाएंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, वक्ता त्रिज्या यानी कि आर। यानी कह दें हम लोग यहाँ से सी से लेकर, यानी यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक जाएंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, आर मिलेगा, आर। यानी कि सी और ओ के बीच का जो दूरी होता है यहाँ ये दोनों के बीच का, उसको हम लोग आर बोलते हैं। आर क्या होता है, वक्ता त्रिज्या। एफ क्या होता है, बड़ा एफ जो है फोकस बिंदु, और छोटा एफ है मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का दूरी है, यानी कि फोकस दूरी है। सी क्या है, वक्ता केंद्र है, वो क्या है, ध्रुव है। तो इस तरह से हम इसमें भी आपको बता देते हैं कैसे आपका रे यानी कि किरण आती है, कैसे टकरा कर चली जाती है। ऐसे इसमें किरण आएगी, ऐसे टकरा कर चली जाएगी, ऐसे आई किरण, ऐसे इसमें टकरा कर चली जाएगी। यानी ऐसे आया और ऐसे चला गया, ऐसे आया और ऐसे चला गया, मतलब कि दर्पण से टकरा कर। तो देखते हैं यहाँ पे किरण, यहाँ पे देखते हैं किरण दर्पण से टकरा कर जब जाती हैं तो फोकस पर मिलती है, यानी जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर काट रही है, यहाँ पर किरण नहीं काट रही है, यानी कि उत्तल दर्पण में नहीं काट रही है। हम क्या करेंगे, इस बिंदु को ऐसे मिलाएंगे, यानी इस बिंदु को ऐसे मिलाएंगे, क्या करेंगे, ऐसे मिलाएंगे। देखिए कहाँ काट रहा है, यानी यहाँ काट रहा है। इसके लिए क्या हो गया, ए वाला एफ हो गया, ठीक है। इधर में क्या है, इसका सी है, यहाँ पे एफ हो गया, पर सी है। और इस का वाला बिंदु क्या है यहाँ पर, ओ क्या है, वक्ता केंद्र। एफ क्या है, फोकस बिंदु। और सी क्या है, वक्ता केंद्र। और यहाँ भी हम लोग देखते हैं जो आपका ओ है और एफ है, इसके बीच को दूरी क्या बोलते हैं, छोटा एफ, यानी कि क्या बोलते हैं हम लोग, छोटा एफ। और ओ और आ यहाँ के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, आर, यानी कि वक्ता केंद्र, वक्ता त्रिज्या। यानी कि आर मतलब क्या होता है, वक्ता त्रिज्या। एफ मतलब क्या होता है, फोकस दूरी। बड़ी एफ मतलब फोकस बिंदु। ओ मतलब ध्रुव। सी मतलब वक्ता केंद्र। तो यहाँ तक आप लोग जान गए कि सारे चीज के बारे में, किसको क्या चीज से डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर किसको हम क्या कहते हैं। एक बार हम यहाँ से देख लेते हैं कि चिन्ह प्रॉपर्टी के बारे में। हम यहाँ से एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं चिन्ह प्रॉपर्टी के बारे में। चिन्ह प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पर, यानी मान लीजिए कोई अवतल दर्पण ले लीजिए, कोई अवतल, मान लीजिए यही क्या है आपका अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण है। तो हम इसमें क्या करते हैं, अगर हम क्या ओ होता है, यानी यदि हम लोग ओ से दाहिने तरफ जाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, पॉजिटिव। चिन्ह परिपाटी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ऐसी बारे में चिन्ह परिपाटी बहुत काम का चीज होता है। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। यानी कि मान लीजिए अवतल दर्पण हो गया तो ये वाला ओ हो गया, यानी कि ध्रुव हो गया। ध्रुव से इधर जाएंगे तो हमारा पॉजिटिव मिलेगा, और ध्रुव से इधर जाएंगे तो हमारा निगेटिव मिलेगा। कैसा मिलेगा, निगेटिव। यदि हम इस मतलब अक्ष से, मुख्य अक्ष से यदि हम ऊपर जाते हैं तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, मुख्य अक्ष से हम नीचे आते हैं तो हमारा क्या मिलेगा, निगेटिव। तो ऐसे आप थोड़ा सा चिन्ह प्रॉपर्टी के बारे में जान गए कि ध्रुव से दाहिने तरफ जाने पर पॉजिटिव मिलता है, ध्रुव से बाएं तरफ आने पर निगेटिव मिलता है। मुख्य अक्ष से हम लोग ऊपर जाते हैं तो हमारा धनात्मक मिलता है, मुख्य अक्ष से नीचे आते हैं तो हमारा क्या मिलता है, ऋणात्मक मिलता है। इतना बार जाने। ये वाला जो है आपका, इस अक्ष का बोलते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष। ये वाला जो रेखा दिख रहा है यहाँ पर, वो क्या है आपका, मुख्य अक्ष। ये वाला भी क्या है आपका, मुख्य अक्ष। तो यहाँ तक आप जान गए। तो हम इसमें जानेंगे इसमें क्या होता है, यानी कि इसमें जो फोकस होता है, मतलब इसमें फोकस यानी अवतल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, त्रिज्या होता है ऋणात्मक होता है कि धनात्मक होता है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में वक्ता त्रिज्या ऋणात्मक होता है कि धनात्मक होता है। इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। देखते हैं यहाँ से हम इधर फोकस दूरी इधर आया है तो हम क्या बोले, जब वक्ता थी ध्रुव से बाएं तरफ आने पर हमारा कैसा मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। तो इधर हम आते हैं तो हमारा फोकस क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। यानी कि हमारा जो फोकस दूरी है छोटा एफ कैसा होता है हमारा, ऋणात्मक। कैसा होता है, ऋणात्मक। और हमारा वक्ता त्रिज्या क्या है, इधर की तरफ है, यानी कि ओ से इधर आने पर हम इधर आ रहे हैं, यानी कि ओ से इधर आ रहे हैं तो हमें ऋणात्मक मिलेगा। यानी कि अपना वक्ता त्रिज्या भी कैसा मिलेगा आपका, ऋणात्मक। यानी कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या का होता है ऋणात्मक। छोटा एफ मतलब फोकस दूरी, आर मतलब वक्ता त्रिज्या। तो हम कह सकते हैं हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन गया कि अवतल दर्पण में फोकस कैसा होता है, फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और वक्ता त्रिज्या भी ऋणात्मक होता है। यानी अवतल दर्पण में फोकस दूरी हो या वक्ता त्रिज्या हो, दोनों का होता है ऋणात्मक होता है। और क्या बताए थे, यदि
ध्रुव से दाहिने तरफ जाने पर हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संख्या, और ऊपर जाने पर धनात्मक संख्या मिलता है। हम देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, वक्रता त्रिज्या से इधर जाएंगे तो हमारा पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि एफ क्या होता है इसमें, यानी कि इसमें एफ क्या होता है आपका, छोटा एफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और देखिए आर, इधर भी जाने पर आर मिलता है, यानी कि आर क्या होता है, इधर भी पॉजिटिव होता है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होगी ऋणात्मक, तो आप बोल सकते हैं अवतल दर्पण में फोकस दूरी पूछे या वक्रता त्रिज्या पूछे, दोनों ही ऋणात्मक होते हैं। लेकिन अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। आप यहाँ तक समझ चुके हैं। यदि कोई भी पॉइंट समझ में नहीं हो तो वीडियो को मतलब थोड़ा सा पीछे करके जरूर दोबारा देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिए। मैं इस बड़ी से बड़ी चैप्टर को शॉर्ट में आपको रिविजन करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, आप शॉर्टकट में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं दिमाग में याद करके। तो यहाँ तक पूरा समझ में आ गया। अब हम चलते हैं, अब इस अवतल दर्पण को कुछ और नाम से भी जाना जाता है। तो अवतल दर्पण को हम क्या बोलते हैं, यानी अवतल दर्पण मतलब अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ देखें, यहाँ पर देखते हैं, यानी कि आप यानी कि उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं हम लोग, अपसारी, यानी कि अपसारी लेंस कहते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, दूसरा नाम से क्या नाम से जाना जाता है। तो उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी कहते हैं। और यहाँ पे अवतल दर्पण का बोलते हैं अभिसारी। अभी मतलब क्या होता है, यहाँ पर किरण को इकट्ठा करता है, देख रहे हैं, इधर से किरण आ रही है, इधर से किरण आ रही है, दोनों जाकर इकट्ठा यहाँ पर हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या करता है, अपसारी, किरण को इकट्ठा नहीं करता, यहाँ तक आया लेकिन यहाँ से छितार दिया, इधर भेज दिया आपको, इधर भेज दिया, यहाँ से आया, यहाँ से, यानी कि क्या करते हैं, अवतल दर्पण मतलब किरण को फैलाता है। तो अब क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, अवतल दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी लेंस। इसको हम लोग अपसारी लेंस, इसको हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। हम लोग चलते हैं अब दूसरा पॉइंट पे। अपना दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है देखिएगा, यहाँ पर हम दूसरा पॉइंट पर एक बार चलते हैं। थोड़ा सा मार्कर चेंज करते हैं, मार्कर का थोड़ा सा चेंज करते हैं और देखते हैं। यहाँ से हम यहाँ से क्या होता है, किरण एक जगह मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर किरण यानी अवतल दर्पण में किरण एक जगह मिलता है, यानी अवतल दर्पण में किरण क्या करता है, एक जगह मिलता है। जिस जगह पे मिलता है उसे हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, देखते हैं, फोकस मतलब यहाँ पे क्या होता है, अब जो किरण है मिलता नहीं है, मिलते हुई प्रतीत होता है। देख रहे हैं, बिंदु देखिए हमने मिलाया है अपने से, यानी कि मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी यहाँ किरण मिलती हुई प्रतीत होता है। यानी कि अवतल दर्पण में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे किरण क्या होता है, मिलता है, यानी कि एक बिंदु पर किरण एक जगह मिलता है, यानी एक जगह मिल जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि यहाँ पर किरण मिलते हुए प्रतीत होता है, एक्चुअली में मिलता नहीं है, लेकिन हम लोग इसे इमेजिन करते हैं कि मिलाकर देखते हैं कि कहाँ मिल रहा है। तो कहाँ मिलता है, फोकस में मिलता है। यानी कहाँ मिलता है आपको, फोकस, कहाँ मिलता है आपको, फोकस में मिलता है। यानी आपको कहाँ मिलता है, फोकस में मिलता है। और हम आगे चलते हैं, आपको यहाँ तक बता दिए। हम इसमें और पॉइंट कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। हम आपको बता दिए कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होते हैं, और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो हम लोग इससे आगे चलते हैं अगला पॉइंट पर। हम ये दो बात जान गए। आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, हम यहाँ से बता दिए। आप दो क्वेश्चन यहाँ से बन गया, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। यहाँ तक जान गए हम लोग। और चीज़ कुछ जानते हैं, यानी कि दर्पण के बारे में कुछ फॉर्मूला होता है उस चीज़ के बारे में, यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का कोई
मतलब संबंध होता है वो चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। थोड़ा सा आपका इजाज़त हो तो मैं यहाँ से मिटा दूँ इस चीज़ को, यानी ये जो चीज़ लिखवा है मैंने इस चीज़ को मिटा दूँ। देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपको पूछ देगा ऐसे ऐसे पूछ देगा कि फोकस दूरी यानी कि एफ और आर में संबंध, यानी एफ और आर में यानी कि फोकस बिंदु सॉरी छोटा एफ होता है, फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या के बीच में संबंध। कहा जाता है कि जो आपका वक्र त्रिज्या होता है वह फोकस दूरी का दोगुना होता है। देखिएगा यहाँ से फोकस दूरी, यहाँ पे फोकस दूरी जितना है क्या होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक वक्र त्रिज्या है, इसको एक्चुअली में सी कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। जो आपका सी है यानी कि वक्र त्रिज्या है, आपका जो वक्र त्रिज्या ही ना है, यानी वक्र त्रिज्या है तो देखिए तो फोकस दूरी का दोगुना है कि नहीं, यानी वक्र त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी का दोगुना, यानी वक्र त्रिज्या कितना होता है, फोकस दूरी का दोगुना, फोकस दूरी है उसका दोगुना होता है, यानी आर इजकल टू 2f होता है। ऐसे एक फॉर्मूला निकल के आता है एफ इजकल टू आर बाई टू, आर इजकल टू 2f है, ये जो फॉर्मूला हो गया आर इजकल टू 2f है तो इसको लिख सकते हैं 2f इजकल टू आर, यानी एफ इजकल टू आर बाई टू। ये भी फॉर्मूला बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको सिद्ध करने के लिए आता है कि एफ इजकल टू आर बाई टू, एफ इजकल टू आर बाई टू, छोटा एफ यानी कि फोकस दूरी क्या होती है, वक्र त्रिज्या के आधी होती है। देखिए मान लीजिए फोकस दूरी है क्या है, आपका फोकस दूरी है इतना, वक्र त्रिज्या का आधी नहीं है, वक्र त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है, मतलब वक्र त्रिज्या का आधी ही ना है फोकस दूरी, तो कहा जाता है जब आपका फोकस दूरी है वक्र त्रिज्या कितना होता है, आधा होता है। यहाँ से अब फार्मूला बन गया, एक और फार्मूला बनता है इसको नाम बोलते हैं हम लोग दर्पण सूत्र, तो इसको आप वीडियो को पोस्ट कर आप लिख सकते हैं। तो हम और एक फार्मूला यहाँ से बता देते हैं, एक होता है दर्पण सूत्र, क्या होता है फार्मूला आपका, एक दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र का फार्मूला क्या होता है उसके बारे में हम लोग भी जानेंगे। आपका फार्मूला होता है दर्पण सूत्र यानी कि मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ से एक मिरर फार्मूला होता है 1/f इजकल टू 1/u प्लस 1/v, 1/f इजकल टू 1/f इजकल टू 1/u प्लस 1/v। यहाँ पे जो u है क्या है आपका, वस्तु का u का है आपका वस्तु का दूरी, और v क्या है यहाँ पर प्रतिबिंब का दूरी, और जहाँ पर f दिख रहा है आपको क्या है आपका फोकस दूरी, क्या है आपका फोकस दूरी। यानी कि दर्पण सूत्र क्या होता है 1/f इजकल टू 1/u प्लस 1/v, जिसमें f को क्या बोलते हैं फोकस दूरी, u को क्या बोलते हैं वस्तु का दूरी, v क्या है इसमें प्रतिबिंब का दूरी। तो आपको दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए भी आता है और f बराबर r/2 ये भी सिद्ध करने के लिए आता है। यदि आप चाहते हैं कि कैसे सिद्ध किया जाता है आसान तरीका से, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, मैं एक इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा कैसे इसको शॉर्टकट में आसानी से, मतलब कि आसान तरीके से उसको सिद्ध किया जा सकता है, कभी नहीं भुलाया जा सकता है, कैसे उसको सिद्ध करें। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका वीडियो बना दूंगा यदि आप चाहते हैं इसका सिद्ध करना प्रूफ। तो क्या होता है दर्पण सूत्र आप जान गए, यानी 1/f इजकल टू 1/u प्लस 1/v होता है। यहाँ से आप u क्या है वस्तु का दूरी, v क्या है प्रतिबिंब का दूरी, f क्या है फोकस दूरी। अब बात आती है, यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए, दर्पण के बारे में हम लोग लगभग सब कुछ समाप्त कर दिया। अब बात आता है कि यहाँ से इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आता है, एग्जाम में क्वेश्चन में पूछता है तो आखिर क्वेश्चन कैसे आता है। तो हम लोग अब इतना तो कंसेप्ट पढ़ लिए, इतना बता दिए, अब क्या चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी कि हम लोग अब क्वेश्चन कैसा आता है वो चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि एक एक करके हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है और उसका आंसर क्या होगा। और साथ ही साथ बता दें जो यहाँ पर आपका किरण का जो यहाँ पर जो आपका किरण आता है और दर्पण से टकराकर चलाता है, तो जो आपका फोकस दूरी होता है या किसी आसपास के माध्यम या मिरर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, या आसपास के माध्यम या प्रकाश की तरंग दैर्घ्य या उस पदार्थ पर डिपेंड नहीं करता है, केवल और केवल अपने ही जिस मतलब आता है अपने फोकस यानी कि अपने दर्पण पर ही डिपेंड करता है।
अब हम बताते हैं क्वेश्चन कैसा आता है, इसका क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में पूछता है इस बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। एक क्वेश्चन आता है, इसको मिटा दे, आप वीडियो का पूछ करके इसको भी लिख लीजिएगा, हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं। यानी कि आपका एक क्वेश्चन आता है, आपका क्वेश्चन है, देखिएगा जरा, आपका क्वेश्चन कैसा है, मोटर 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 गाड़ी के हेडलाइट में कैसा दर्पण लगाया जाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट में कैसा दर्पण लगाया जाता है। यानी कि मोटर गाड़ी के जो हेडलाइट, यानी कि जो मोटरसाइकिल होता है, 4 चक्का होता है, ट्रक होता है, बस होता है, बोलेरो होता है, स्कॉर्पियो होता है, उसके देखने ड्राइवर के बगल में क्या होता है, एक शीशा लगा रहता है। किस लिए? वो पीछे के वस्तुओं को देखने के लिए। तो वो शीशा कौन सा, मतलब कौन सा दर्पण होता है? वो एक दर्पण होता है, लेकिन वो कौन सा दर्पण होता है तो आपको जल्दी से टिक लगा देना है। वो वाला, ये वाला दर्पण होता है, क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है आपका? उत्तल दर्पण। यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण हो जाएगा आपका? उत्तल दर्पण। या पूछ दे दाढ़ी बनाने में कौन सा उपयोग, दाढ़ी बनाया जाता है तो सैलून में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उसमें दाढ़ी बनाने में लिए हम लोग दाढ़ी, जब हम दाढ़ी बनाते हैं, यानी कि सैलून में कैसा दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। सैलून में कैसा, मतलब दर्पण का उपयोग किया जाता है तो हम लोग बता सकते हैं उसको उत्तल। सैलून में अवतल दर्पण और गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण। ये चीज हम लोग जान गए, लेकिन एक बात नहीं जान पाए कि वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे, मुख्य अक्ष, मतलब किस बिंदु पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इस बातों को मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। यदि हम लोग वस्तु को शॉर्टकट में मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए ऐसे है, मान लीजिए अवतल दर्पण, देखिए यहाँ पर क्या है आपका F है, यहाँ पर क्या है आपका C है, यहाँ पर क्या O है। तो हम बताते हैं आपको, ये वाला मिटा रहे हैं। यदि वस्तु को हम लोग इधर में हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर वस्तु, यहाँ पर प्रतिबिंब, यहाँ पर वस्तु, यहाँ पर प्रतिबिंब। यदि हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, यहाँ पर अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच जब रखेंगे, यानी कि वो अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका? फोकस पर बनेगा। यानी कि कहाँ बनेगा आपका? फोकस पर। यदि हम वस्तु को वक्रता त्रिज्या यानी कि C पर रखते हैं तो कहाँ बनेगा आपका प्रतिबिंब? आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यदि हम उसको C पर रखते हैं वस्तु को, कहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा? सॉरी, यहाँ पर देखते हैं, यदि हम अनंत पर रखते हैं, केवल यहाँ से देखिएगा, कि हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आपका C पर बनेगा, सॉरी A पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा? और फोकस पर बनेगा। यदि हम वस्तु को अनंत और C के बीच रखते हैं तो कहाँ बनेगा आपका प्रतिबिंब? आपका यहाँ रखेंगे तो हमारा फोकस बनेगा, हमारा प्रतिबिंब। और जब हम इसके और इसके बीच रखेंगे तो हमारा किसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच, यानी कि फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच बनेगा। और यहाँ से देखिएगा, यदि हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं यानी कि C पर, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? C पर ही बनेगा। यानी हम C पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कितना बनेगा? कहाँ बनेगा? C पर ही बनेगा। मतलब यहाँ पर वस्तु का ऊंचाई सेम रहेगा। और यहाँ देखते हैं कि यदि हम रखते हैं C और F के बीच, कहाँ रखते हैं हमारे C और F के बीच, तो अपना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यानी कि अनंत और C के बीच, यानी C और F के बीच कहीं भी रखेंगे हम वस्तु को तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और C F के बीच। यदि हम वस्तु को F पर रखते हैं, यानी फोकस दूरी पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। देखिए यहाँ तक आया, यहाँ से उल्टा हो गया, यहाँ तक ठीक आया, लेकिन यहाँ से उसका उल्टा आ गया। आप मतलब इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। पूरी चीज़ को याद रट करने से अच्छा है, इस चीज़ को आप याद कर सकते हैं। तो मैं एक ऐसा चार्ट बना देता हूँ आपके लिए। मैं एक पार्ट 3 में मतलब एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं एक चार्ट बनाऊंगा। उसमें क्या बताऊंगा कि वस्तु को कहाँ रखेंगे, ये तो बात मैंने समझा दिया ट्रिक से, लेकिन उसमें एक चार्ट बनाकर मैं बताऊंगा। इस वीडियो लंबी हो रही है तो इसको मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं बात करूँगा कि वस्तु को कहाँ रखेंगे
तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, और बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, कब बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, कब छोटा बनेगा, और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, किस प्रतिबिंब को हम देख सकते हैं, किस प्रतिबिंब को नहीं देख सकते हैं, सारे चीज़ को उसमें एक चार्ट बनाकर उसमें मैं बताऊंगा। क्योंकि इस वीडियो में बताता, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ। तो प्लीज़ जैसा वीडियो लगा हो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आप नेक्स्ट पार्ट में इसका भी डालूंगा तो वो भी देखना मत भूलिएगा। यदि आप इसका पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर जरूर देखिए, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। इस तरह से आप पढ़िएगा, कहीं ना कहीं आप अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाइएगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।